नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी और उसी के साथ हमारे अग्रज पुष्कर अवस्थी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। दर्शकों जी, दर्शकों, आज की ये चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भारत में जब तमाम तरह की चीजें चल रही हैं और पूरे विश्व में उथल पुथल अशांति का माहौल दिखाई दे रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल ही रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन की पोलैंड यात्रा पर पहुंच रहे हैं जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, और उसके बाद वहां से वो यूक्रेन जाएंगे। पुष्कर दा, मोदी अचानक चले यूक्रेन, वो भी वाया पोलैंड, ये क्या है? देखिए, अचानक तो नहीं गए हैं। इसका करीब 1-1.5 महीने पहले आ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यूक्रेन जाएंगे। लेकिन हाँ, जब उस वक्त जब समाचार आया था यूक्रेन जाएंगे, तब निश्चित रूप से लोगों की भौहें टंगी थी कि जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले कई चाहे G20 रहा हो या कुछ भी रहा हो, जहां या कोई ऐसा आयोजन रहा हो वैश्विक स्तर का, जहां जेलेंस्की हो, तो वहां शुरू में 2 साल पहले तक तो जो है प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की में जो है आपस में मुलाकात ही नहीं होती, जिसे कहते हैं साइड ट्रैक जो मीटिंगें होती है, लेकिन प्रयास काफी किए गए थे। उसके बाद जो है थोड़ा सा व्यवहार में अंतर आया। एक जेलेंस्की का फोन भी आया, पहले जेलेंस्की से बात भी नहीं होती थी। अब जो है गए हैं और उसके साथ वो पहले पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड और यूक्रेन की 2 यात्राएं उन्होंने आपस में मिला दी है। ये वैसे ही है जैसे वो रशिया गए थे और रशिया के बाद ऑस्ट्रिया निकल आए थे एक दिन के लिए। तो इसी एक तरीके से एक समय में 2 विजिट उन्होंने की है। मैं थोड़ा दोनों ही महत्वपूर्ण अलग अलग अंदाज से। भारत तो पोलैंड के में जो यात्रा है उसमें बहुत ज्यादा इतना ही पढ़ना चाहिए कि ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार, इसको लेकर, लेकिन वो बेसिकली जो है वो जियोपॉलिटिक्स का मामला है। पोलैंड आपका एक ऐसा देश है ईस्टर्न यूरोप का कि जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है नहीं लेता है, या इमिग्रेंट्स जो पॉलिसी थी यूरोपियन यूनियन की, उसमें उसने शिरकत नहीं ली थी। जितने सीरिया और मिडिल ईस्ट से लोग गए थे, पोलैंड पे दबाव पड़ता रहता है, लेकिन वो नहीं लेता, जो है उनके लीगली है। तो पोलैंड तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया जरूर महत्वपूर्ण, सॉरी यूक्रेन। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे रशिया, तो तमाम जो है जो वैश्विक जगत के पत्रकार थे, सबके सामने जो बातचीत हुई उनकी, वो अलग था। लेकिन एक जो है उनकी व्यक्तिगत 1 to 1 मीटिंग हुई थी, जब पुतिन ने अपने घर पे जो है उनको जो है खाने पे, डिनर में बुलाया था। उसके अंदर क्या बात हुई कोई नहीं जानता। लेकिन जो बराबर जिस तरीके से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट का फोन आता रहा, बात होती, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है मोदी जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है उसको किसी कंक्लूडिंग पॉइंट पे पहुंचाकर जो है एक कोई पीस एग्रीमेंट की बात हो रही। तो प्रचारित तो इसी तरह से किया गया है कि मोदी जी यूक्रेन गए हैं, कोई एक प्रस्ताव लेके गए होंगे, और जेलेंस्की ने जिस तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है आकर जो है मध्यस्थता कीजिए। तो मैं समझता हूं कि डाइसी सिचुएशन पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रस्ताव लेके जाएंगे निश्चित रूप से, भले सबके सामने बात सामने आए या ना आए। जेलेंस्की इसको स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, इस पे प्रश्न है। और यदि मान ली जेलेंस्की ने उसको स्वीकार भी कर लिया, तो क्या अमेरिका उसे स्वीकारेगा? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई समझौता होना था, तो पिछले 2 सालों में कई अवसर आए कि जब जो है समझौता हो सकता था, लेकिन जी
नेटो और अमेरिका दोनों ही जो है इस युद्ध को रोकने में बिल्कुल जो है इच्छुक नहीं दिखाई देते। उनके क्या, क्योंकि जो उनका जब उन्होंने युद्ध स्टार्ट करवाया था तब ये इनको था अंदाजा कि रूस जो है सैंक्शन लगेगा तो रूस जो है अपने घुटनों पर आ जाएगा, उसकी जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जो प्रिजम्पशन लेके चली थी अमेरिका या यूरोप के कंट्रीज, उसका ठीक हो गया उल्टा। उससे जो है रूस पे तो कोई असर नहीं पड़ा, वो आर्थिक रूप से ज्यादा स्वावलंबी हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, अच्छे रेट पे उसका जो है उसको तेल और गैस दोनों में फायदा है। वहीं पे यूरोप के जो समृद्धशाली राष्ट्र थे उनकी हालत खराब हो गई। इसका जो है सीधा प्रभाव जो है यूरोप पे पड़ा है। तो युद्ध आर्थिक स्थिति चरमराने के बाद रिसेशन सामने मंदी सामने आते हुए दिख रही है। उसके कुप्रभाव यूरोप चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे आपका इटली हो, जितने भी शक्तिशाली वहां के थे राज्य, वो सब जो है चरमरा गई इसलिए क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल बेस जो है बेसिकली रशियन गैस पर आधारित है ज्यादातर। तो जब ऐसी स्थिति आ गई है और अमेरिका जो है कोई समझौता होने नहीं दे रहा है, तो यहाँ ये बात देखने वाली बात है कि मोदी जी जो यूक्रेन गए हैं वो डाइवर्जन है क्या पुतिन की तरफ से? क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है कि यदि किसी तरीके की प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस प्रयास में सफल दिखते हैं, यदि यही मतलब बशर्ते कि यही मेन उसकी इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता, किसी तरीके का युद्ध रुकवाना, तो मैं समझता हूं कि उसका कुप्रभाव भारत को झेलना पड़ेगा। भारत ज्यादा भी सफल हो जाता है तो अमेरिका जो है आपके यहाँ अराजकता जो है फैलाने में बहुत तेजी करेगा, क्योंकि ये उसके अमेरिका के फायदे में नहीं है कि यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध रुके। दूसरी बात ये भी संभावना है कि हो सकता है कि पुतिन के दिमाग में, रूस के दिमाग में के रणनीति के हिसाब से कह रहा हूं कि वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर आ चुका है और यूरोप इतना टूट रहा है, तो उसको यह तो लगता है कि चलिए आखिरी बार विश्व के सामने हम दिखाते हैं कि हम जो है शांति का प्रस्ताव हमने दिया और वो जो है उस प्रस्ताव को भी जो है नेटो या यूक्रेन या अमेरिका ने जो है नहीं स्वीकारा। तो उसके बाद उसका रिपरकशन जो है यूरोप को झेलना पड़े। और पोलैंड वो धरती है जिसके सहारे रूस घुसेगा यूरोप में। मैं समझता हूं पोलैंड में जो गए हैं वो पोलैंड को आगाह करने के लिए गए हैं कि यदि समझौते की परिधि टूटती है तो यूरोप का रास्ता रूस के लिए जो है वाया पोलैंड निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। आपने यहाँ दो चीज कही कि मोदी जी गए हैं, आपकी बात से ऐसा लगा कि मोदी जी किसी दूसरे का काम करने गए हैं। आपने उसमें फिर थोड़ी देर बाद रशिया को ले ही आए, आप पुतिन को ले ही आए। व्यालोक भाई, पुष्कर दादा की बात से अगर मैं बात निकालूं तो मोदी भैया देश के चौकीदार तो खुद को कहते हैं, लेकिन आखिर मोदी को क्या गर्ज है, भारत को क्या गर्ज है कि वो किसी का काम करने या किसी के समझौता करने या किसी के शादी का न्योता बांटने वो पहुंच जाए यूक्रेन। और यहां पर एक चीज और, पोलैंड को जो उन्होंने क्लब किया है यूक्रेन की यात्रा में, तो मैं जितनी जानकारी रखता हूं या रख पाया हूं, पोलैंड और यूक्रेन में एक अंतर संबंध है आपस में। पोलैंड में बहुत सारे यूक्रेनियंस, लगभग इस समय लाखों यूक्रेनियंस वो वहां पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अचानक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, बल्कि एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट यूक्रेन के लिए पोलैंड में है। इन जनरल मैं सरकार की ही बात कर रहा हूं तो शरणार्थी और वहां की पोलैंड की आबादी में एक अच्छी सिंपैथी, एक अच्छा रिश्ता है, एक तरह से भावनात्मक रिश्ता है। तो इस रूप में इनका जो है यूक्रेन और पोलैंड, ये क्लबिंग मुझे समझ में आती है। तो ये बताइए सर, मोदी जी दूसरे का ठेका उठा के क्यों चल दिए? ऐसी क्या उनकी गर्ज है?
देखिए, मैं दादा की और आपकी बातें सुन रहा था, बहुत तन्मयता से सुनी मैंने। और इस बीच जो अलग-अलग विश्लेषक पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी मैंने देखा। अब मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो एक बिल्कुल तीसरे मुरारिस तृतीयोपंथ है। न्याय शास्त्र में एक मुरारी हुए हैं। तो जब दुनिया कहती थी कि ए ठीक है और बी ठीक है, तो मुरारी कहते थे कि नहीं, सी ठीक है। तो वो न्याय शास्त्र में मुरारी का न्याय ही प्रसिद्ध हो गया है कि मुरारिस तृतीयोपंथ। तो मैं वही मुरारी हूँ। भारत में जो चल रहा है फिलहाल, उस पर भारत ही नहीं, आप देखिए, भारत पूरी दुनिया में नेशन ऑफ इंटरेस्ट और भारत के रकीब भी बहुत हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को आदर्श की ओर देख रहे हैं, आदर्श की तरह, हमारी सारी अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद। वो देख रहे हैं कि भारत ही मानवता की एकमात्र आशा है, एकमात्र किरण अगर कहीं फूटेगी तो भारत से फूटेगी। अब ये 3 वर्ग कौन हैं? एक जो हमारे खेमे में है, पुराने ज़माने से जो रशियन ब्लॉक वगैरह चलता आ रहा है कि भई हमें जब अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े की धमकी दी थी, तो रशिया से ही हम माँग रहे थे या चांग रहे थे, या उसके बल पर थोड़ा-सा चौड़ा भी ले रहे होंगे उस समय। हो सकता है कि भई रशिया तो है ही अपने साथ, अमेरिका चौड़ा लेगा तो हम भी इधर से उतार देंगे। फिर उसके बाद वोल्गा में और गंगा में बहुत पानी बहा, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आइए भारत में, अभी जिस तरह का माहौल है, चुनाव के बीत जाने, नई सरकार के गठन हो जाने, तमाम जिस पर अब मोदी जी को रोल बैक प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है वगैरह-वगैरह। और देश में विपक्षी दलों का नेता प्रतिपक्ष वह व्यक्ति है जो कह रहा है पिछले 1 साल से कि किरासन तो लगा हुआ है, बस माचिस लगाने की देरी, और कोई ऐसा मौका नहीं चूक रहा है। बांग्लादेश जैसे हालात कर दिए जाएंगे, हर एक तीसरा नेता बोल दे रहा है विपक्ष का। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और ये आह्वान कर रहे हैं, और आप हमेशा ढाई मोर्चों पर लड़ते हैं। तो ये घरेलू लड़ाई के साथ-साथ एक जो वैश्विक, भाई इल्यूमिनाटी समझ लीजिए या फिर उसको उस तरह की कोई संस्थान समझ लीजिए या फिर वैश्विक सत्ता समझ लीजिए, जिसमें चीजें बदलती नहीं है, वो एक ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का शक्ति संतुलन, तुलाओं के दोनों पलड़े बराबर करने के लिए ये यात्रा है सर। कि अगर उधर जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका है, तो इधर रशिया को पूरी तरह लिया जाए। भाई गैस तो ले ही रहे हैं ना, यूरोप को तो आपने अपने खिलाफ कर दिया। यूरोप को आपने, आपके विदेश मंत्री यूरोप में यूरोप को बैठ के और समझाते हैं कि भाई वो जमाना गया जब यूरोप समझता था कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, आप अपनी चीजें बदलें। आपके प्रधानमंत्री जाके रशिया में कह देते हैं कि युद्ध का नहीं समय है, युद्ध से नहीं मिलेंगी बातें। तो मेरे हिसाब से ये यात्रा वही है, उस पूरे शक्ति संतुलन को, वो जो भी आप इल्यूमिनाटी कह लें या फिर जॉर्ज सोरोस कह लें, या जॉर्ज सोरोस अगर हैं तो उसके खिलाफ आपको एक व्यक्ति को लाना पड़ेगा ना। अगर वहां रॉकफेलर फाउंडेशन है तो आपको यहाँ अंबानी फाउंडेशन खड़ा करना पड़ेगा। युद्ध के लिए तो भाई बराबरी के महारथी लगेंगे। अर्धरथी और अतिरथियों के साथ आप महाभारत कैसे जीतेंगे? और ये महाभारत है, क्योंकि तीसरा पक्ष जो मैंने कहा, जो पोलैंड वाला है, उसमें मैं पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक चीज देखता हूं कि संस्कृतियों की लड़ाई है। इसलिए पोलैंड को कहने गए, गुरु इस वायरस से हम भी ग्रस्त हैं, और तुमने जिसको रोक रखा है उसमें हमारे अनुभव ये हैं कि हम ढाई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या तुम्हारी शरणार्थी नीति जो है वह एक अध्ययन का विषय है। बाकी देखिए, ट्रेड होता रहता है यूक्रेन में, अब उस पर फिर से मीम का मटेरियल भी उपलब्ध कराने मोदी जी के पास एक काम ये भी तो है कि
बालकों के लिए मीम का मटेरियल उपलब्ध कराएं। जैसे वो है, पापा ने वॉर रुकवा दी के बाद कितना सारा काम मिला लोगों को। उसी तरह अब हाँ इस बार ये भी बन जाएगा कि पापा गए तब भी यूक्रेन ने बात नहीं मानी, बोलो तारा रारा। ये भी हो सकता है, हाँ क्योंकि देखिए वैश्विक राजनीति में जो चलता है, हमारा भारत दुर्भाग्य से वह देश है जहां कोई भी आए बाएं साए कुछ भी बोल सकता है। वैश्विक राजनीति के बारे में किसको क्या पता है सर? अगर आपने इसे एक विषय के तौर पर नहीं पढ़ा है, अगर आप राजनीति शास्त्र नहीं जानते हैं, तो आप नहीं जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एम्बेसडर हैं, अगर आप उस पेशे में हैं, तो आप जान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक व्यक्ति विदेश नीति का महाविशेषज्ञ बना हुआ है। फलानवा क्यों कर लिया, चिलानवा क्यों कर लिया, गुटनिरपेक्ष क्यों नहीं रहे, फलाने क्यों नहीं रहे। और जब पता चलता है कि चचा जो सो कॉल्ड इतने महान थे, जिनकी विदेश नीति के सब अभी भी झुनझुना बजाते हैं, तो पता चला कि हिमालयन ब्लंडर्स करके गए हुए हैं चचा, मरहूम हुए हैं, और बाकायदा इसी नाम की किताब भी है। तो विदेश नीति सर, अभी की जो राजनीति है, मेरी जो समझ कहती है, मैं जितना समझता हूं, पढ़ता हूं, विश्लेषण करता हूं, कि ये वैश्विक राजनीति में बिल्कुल इमेज के निर्माण और इमेज के टूटने के साथ साथ अराजकता और बहुत अधिक फ्यूटाइल, एकदम फ्रेजाइल जो वातावरण कहते हैं ना, भंगुर है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए इस वक्त एक एक चीज पर तो गौर रखने की जरूरत है। हो सकता है कि कश्मीर चुनाव के बहाने कुछ भड़क जाए, हो सकता है कि कहीं कुछ हो जाए, तो वैश्विक जनमत को आपको लेकर अभी चलना पड़ेगा। क्या पता इसका कश्मीर के चुनाव से कनेक्शन हो। ठीक बात है। आपने जब ये कहा ना कि वो न्याय की कौन सी वाली थ्योरी, मुरारी थ्योरी है, तो उसी समय मुझे याद आया था कि हमारे यहाँ विदेश नीति में भी एक पंडित जी की थ्योरी थी, है कि सब आधे इधर आधे उधर तो घंटा हम तीसरी तरफ, है। तो ये पंडित जी का भी मामला रहा है हमारे यहाँ। यहाँ पर पोलैंड के बारे में एक चीज और बड़ी ध्यान देने की बात है, जहां लाखों लाख यूक्रेनियंस को उसने शरणार्थी के रूप में अपने यहाँ रखा हुआ है, एक भी मजहबी पोलैंड में जगह नहीं रखता, एक भी, नॉट अ सिंगल मुस्लिम। विजिटर वीजा पे कोई एक दो दिन के लिए गया हो, वरना उसके तुरंत बाद जो है चहट के बाहर। जी जी जी। मैंने जो सांस्कृतिक लड़ाई और शरणार्थी नीति की बात कही, उसको आपने जो खोल कर बता दिया, उसके लिए थैंक यू। नहीं तो चलिए, मैंने डिकोड किया। अच्छा, पुष्कर दा, अब जो व्यालोक जी कह रहे हैं कि जो घरेलू, भाई हमारी घरेलू स्थितियां हैं, और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा कि जब घर में इतना खाना बना हो, तो उसके बाद बंदा जो है कपड़ा झाड़ के और पैंट शर्ट टाइट पहन के उसके बाद चल दे कि कहे नहीं भैया हम तो आज मोती महल में लंच और डिनर करेंगे। मतलब क्या है इसका? क्या व्यालोक जी की अगर बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एक संतुलन साधन है, क्योंकि मोदी जी जनता की मांग पर तो यूक्रेन और रशिया का झगड़ा खत्म कराने जाएंगे नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका को नाराज, अरे साहब, बांग्लादेश जैसे छोटे मामले में हम अमेरिका को नाराज किए बैठे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि हसीना भारत आएंगी, उसके बाद कहां जाएंगी? घंटा नहीं, हसीना यही है, हसीना यहीं रहेंगी। अब तो मैं दावे के साथ अनुमान लगा सकता हूं कि हसीना अगर यहां से कहीं जाएंगी तो सीधे बांग्लादेश जाएंगी। अमेरिका भी चुप है उस पर। तो व्यालोक जी ने कहा गैस आप पहले ही ले रहे हैं, तो अमेरिका से कौन सा हमने जो है इतना मीठा मीठा कर रखा है कि अब कड़वा कड़वा थू होगा सर? ऐसे में क्या ये वैश्विक संतुलन अपने जब कोई काम पड़े, अपने यहां जब कोई जरूरत पड़े, ये उस तरह की कोई कवायद है जिसका कि तुरंत सामने नहीं दिखाई देना है, लेकिन वक्त जरूरत पड़ने पर वो सामने बात आएगी? देखिए, संतुलन से ज्यादा जो है, इसको ये समझ लीजिए, भारत में जो भी स्थिति है या जो बनने जा रही है, चाहे हम चाहें या ना आप चाहें, जो बनने जा रही है, उसका सीधा कनेक्शन जो है जियो पॉलिटिक्स से। उसको जो है आप चाहे एल्यूमिनिटी कह लीजिए, जॉर्ज सोरोस कह लीजिए, CIA कह लीजिए, डीप स्टेट कह लीजिए, है वो। और इसका पूरा आभास भी मोदी जी को। लेकिन मोदी जी जो है भारत को कम से कम जले इसका प्रयास में लगे, और देर से जितनी देर तक इस संघर्ष को टाला जा सके, ये उसी कवायद है। संतुलन कुछ मतलब नहीं है। जहां तक इसका पुतिन का है, यूक्रेन और रूस के बीच में समझौते की बात है या युद्ध रोकने की कोई प्रयास की बात है,
तो ये सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे पुतिन को थोड़ा बहुत विश्वास है, जहां पर वो कुछ शेयर कर सकते हैं। पुतिन जहां से भेजा गया ऑफर पे वो कुछ चिंतन कर सकता है, सेकंड थॉट ले सकता है। इसके अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पुतिन किसी को फटकने नहीं देता। पहली बात समझ ली। तो मोदी जी यदि को लेकर जाएंगे, यूक्रेन को सिर्फ अकेले थोड़ी जा रहा है वो। जब यूक्रेन के पास जो भी प्रस्ताव जाएगा वो सीधे सीधे जो है उसकी थ्रू केबल जो है न्यूयॉर्क भी पहुंच जाएगा, वाशिंगटन भी पहुंच जाएगा और पूरे यूरोपियन यूनियन में फैल जाएगा। तो वो एक सीरियस प्रयास होगा, इसके रेमिफिकेशंस होंगे। रेमिफिकेशंस तो मुझे स्पष्ट दिखता है, यदि ये प्रस्ताव नहीं माना या असफल होते हैं तो मोदी जी की इस वहां पे यूक्रेन और रूस के युद्ध रोकने के प्रयास से मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका फर्क जो है रशिया के आगे निर्णयों पे और स्वयं अमेरिका के बिल्कुल आएगा। अमेरिका इस युद्ध को नहीं रोकना चाहेगा, क्योंकि यदि रोकना चाहता है अमेरिका तो 2 साल में इतने प्रयास हो चुके थे, उनको सफल होने देता, नहीं कर रहा है। और रशिया को मौका नहीं मिल रहा है, एक ऑप्शन लास्ट में कि 2 साल लड़ते लड़ते जो है अब इस कॉन्फिडेंस में आ गया है कि अब वो सीधे जो है धक्का देगा यूरोप में, रशिया। मुझे पूरा इस पर विश्वास है। ये जो है इसलिए भारत पे भारत, दूसरी बात, भारत में जो अराजकता का माहौल जो आने वाला है, जो होगा, तो वो तो ऑलरेडी मान के ही बैठे ये होना ही होना, कम ज्यादा हो सकता है, अलग बात है। हफ्ते 15 दिन 1 महीना टाला जा सकता है, बस इतना ही है। जब 24 घंटा आप माचिस लिए जले लाइटर लिए घूमे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोई इसको नहीं कर सकते। तो उसकी तो यदि ऐसी संभावना घर आती है तो भारत को फिर एक तगड़ा चाहिए, जो कि जो है यदि यहाँ कोई आग लगाता है तो कहीं दूसरी तरफ से आग लगे। आप देखिएगा इस बात को, आपको जो है रूस का यूरोप में घुसना, भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे दिखता है भारत में के अंदर उंगली करना और रूस का जो है यूरोप में उंगली करना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे सिंक्रोनाइजेशन आपको दिखेगा बाद। अच्छा, दोनों ऑर्केस्ट्रा एक साथ चलेंगे अगर कहीं संगीत बजने का कोई संयोग बैठा। ठीक है। एक चीज तो समझ में आई, जब बात शुरू हुई आज पर तो फिर ये हुआ कि साहब नहीं, इसमें भारत को भी नुकसान हो जाएगा। ब्यालोक जी ने कहा कि भैया मीम खूब बनेंगे, हालांकि ये भी चिंता आज रील के जमाने में बहुत है कि भैया मीम कितने बनेंगे, क्या किलो मीम बनेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन अंततः हमारे दोनों पैनलिस्ट तमाम इन सारी बातों के बाद अब जो एक बात जहां पर एक लाइन ड्रा हो गई है बिल्कुल, और हम लोग जो ये रशिया यूक्रेन की जो द्विपक्षीय चर्चा थी उसको जहां एक लाइन पर एक टेबल पर ले आ पाए हैं, वो जरूर ले आ पाए हैं इस लिहाज से कि भारत में यदि कुछ होता है या विश्व के किसी और हिस्से में कुछ होता है तो ये एक एडवांस मूव है जियोपॉलिटिक्स में, जहां भारत अपने हिस्से की पहली ईंट रख देगा। रही बात साहब किसी से झगड़ा मोड़ लेने की, तो वो बहुत, मैंने पहले ही गिनाया, सैम अंकल को हमने बहुत नाराज किया है, बहुत खुश किया है, गए वो जमाने। आज का भारत अब कम से कम विदेशिक मामलों में ये साफ दिखा रहा है साहब कि उसको किसी बात की परवाह नहीं है। हाँ, देशी मामलों में आप जो है थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि हल्के मोदी, थोड़े से गीले मोदी, थोड़े से भीगे मोदी। हालांकि जब सबसे मजबूत मोदी थे 2019 के बाद, तो यहीं किसानों के हित में, देश के हित में, चाहे आप उनको सड़क पर लाने की साजिश से रोकने के लिए, इसी मोदी ने सबसे मजबूत रहते हुए किसान बिल वापस लिया। हम सारे बड़े दुखी थे, हम सारे बड़े नाराज थे, हो सकते हैं कि उसके तमाम और दुष्परिणाम हो, इससे मैं नहीं इनकार कर सकता, या इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में 2024 वाले मोदी, अगर उनको यूटर्न वाला मोदी और फलाने वाला और ढकाने वाला मोदी कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये यूटर्न आया है इस देश के विपक्ष में और मोदी के विरोधियों में। क्योंकि पहले वो कहते थे कि मोदी तानाशाह है, मोदी अकड़ू है, अब वही कह रहे हैं कि मोदी साहब नरम है, मोदी साहब थोड़े से मुलायम है। तो भैया तुम अपना देखो कि साइकिल के किस हिस्से पर खड़े हो, कभी डंडे पर बैठते हो, कभी उछल के बिना सीट वाले जगह पे जाके बैठ जाते हो। तो स्टैंड उनका फर्क आया है।
पुष्कर दा, पोलैंड और यूक्रेन की भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के शुरुआत में, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, मतलब हुई है, अभी चीजें निकल के आएंगी, क्या है हम फिर चर्चा लेके आएंगे। लेकिन होता ना, जब बारात निकल जाती है घर से तो उसके पीछे जो है बैठ के जरा कुछ कीर्तन उर्तन हो जाता है, तो उसी शैली की चर्चा थी। एक अंदाजा हमने लगाया कि क्यों झाड़ के कपड़ा निकल लिए मोदी यूक्रेन वाया पोलैंड। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये आज की चर्चा आपके लिए कुछ न कुछ बातें आपके सामने रखेगी। पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।